एक लॉस्ट प्रोफेसी, एक फॉरगॉटन वॉर और एक गॉड का रिटर्न जो कि पूरे वन पीस वर्ल्ड को हिला देगा। 900 साल से छुपा एक बड़ा सीक्रेट, एक हिस्ट्री जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमेशा दबा के रखी अब रिवील होने वाली है, जिसके साथ गॉड्स नाइट का मेन प्लान, अ बैटल बिटवीन गॉड्स एंड मैन, एक रेस्ट किंगडम और सन गॉड की वापसी, सब कुछ कनेक्टेड है। वन पीस की हिस्ट्री दोबारा लिखी जा रही है, लेकिन बस इतना ही नहीं, वन पीस में आगे क्या होने वाला है, वन पीस का पूरा फ्यूचर पहले से एक सीक्रेट बुक के अंदर फोरटेल कर दिया गया था। और ये चैप्टर आज उसी कहानी को हमारे सामने लेके आएगा जिसका टाइटल है द सीक्रेट टेक्स्ट हार्ले। चैप्टर की शुरुआत करते हैं कवर स्टोरी से, जहां यामाटो और उसका ग्रुप वूज वूज के बेस के अंदर एंटर कर चुका था और लिटरली हम देखते हैं कि भाई वूज वूज साला इधर लड़कीबाजी करते हुए दारू एंजॉय कर रहा है। सो वेल आई गेस इसने सोचा होगा कि अब वानो में तो कोई बचा नहीं है, तो क्यों ना मैं अपना ग्रुप बना के यहाँ पे एंजॉय करूं। बट ये एंजॉयमेंट अब यामाटो भाई ज्यादा देर टिकने नहीं देगी, जहाँ पे यामाटो और वूज वूज की फाइट देखना भाई काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वूज वूज भाई कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। हाउएवर हम चलते हैं सीधा मेन स्टोरी पे, पर उससे पहले लास्ट चैप्टर रिव्यू वीडियो के अंदर कौन कह रहा था भाई क्या कि लोकी शैमरॉक को कैसे देख सकता है, उसकी आंखों में तो पट्टी बंधी है, तेरी आंखें तो खुली है ना, वगैरह वगैरह। सो मेरे भाई देखो, लास्ट चैप्टर के अंदर ही हमने देख लिया था कि लोकी के पास बस ऑब्जर्वेशन हाकी ही नहीं बल्कि एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है, जिसके थ्रू एक पर्सन को विजुअलाइज करना भाई पॉसिबल है वन पीस के अंदर। हाँ, मैं ये तो नहीं मानता कि 100% विजुअल होगा कि उसका फेस भी देख सकता है, पूरे कैरेक्टरिस्टिक देख सकता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक विजुअलाइज कर सकता है उसको। सो यहाँ पे लोकी भी शैमरॉक से यही कहता है कि क्या वो शैंक से रिलेटेड है, क्योंकि एक पायरेट और टेंड्यूबीटो वैसे तो भाई टोटली अपोजिट बीइंग्स हैं, बट इसके बावजूद भी दोनों के जो फेस है वो काफी हद तक सिमिलर है। जिसको सुन के शैमरॉक ये फाइनली रिवील कर देता कि शैंक्स उसका जुड़वा भाई है, बट शैमरॉक उससे एज में बड़ा है, जहाँ पे दोनों अलग अलग रेस किए गए थे। सो देखो भाई, ये तो अब तक लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया था कि दोनों भाई होंगे, जिसको देख के लोग उतने शौक नहीं हुए होंगे, लेकिन इसके बाद जो शैमरॉक ने कहा भाई, उसको लेके भाई फिर से शैंक्स के ऊपर भाई रैट होने के एलिगेशंस लग गए हैं। क्योंकि शैमरॉक कहता कि शैंक्स एक बार मैरी जोइस आया था, लेकिन उसने लोअर वर्ल्ड में ही रहना सही समझा, जिसका मतलब अभी भी यहाँ पे ओडा सेंसे ने भाई ये कंफर्म नहीं किया है कि आखिर गोरोसे से मिला कौन था, क्या वो शैमरॉक था या फिर सही में वो शैंक्स था। वेल लोकी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके आगे शैमरॉक खड़ा हो या फिर शैंक्स, क्योंकि अब दोनों ही भाइयों को पेलने वाला है। क्योंकि भाई एक तो शैंक्स ने उसको पकड़वा के यहाँ पे कैद करवाया था, और दूसरा यहाँ पे जो शैमरॉक है उसने उसको तो मारा ही, साथ ही साथ उसके जो एनिमल दोस्त थे उनको भी पेल दिया। जिसको सुन के शैमरॉक्स भी लाइक साले तुम मुझे धमकी दे रहा है, बट गुनको उसको कहती अरे बॉस ठंड पाओ, किसके मुंह लग रहे हो तुम भी। सो शैमरॉक भी कहता है इसे पेलने के लिए तो मुझे खुद डायरेक्टली अटैक करने की जरूरत भी नहीं है, सेरबेरोस। और ये कहते ही शैमरॉक अपनी स्वॉर्ड निकालता है, जो कि एक 3 सर वाले सेरबेरोस हाउंड में कन्वर्ट हो जाती। इवन हम इस क्रिएचर के अराउंड ब्लैक क्लाउड्स भी देख सकते हैं, यानी कि शैमरॉक ने तो भाई पॉसिबली कोई डेल फूड नहीं खाया, बल्कि उसकी स्वॉर्ड ने एक मिथिकल जोन टाइप डेल फूड खाया है, जिसका मॉडल सेरबेरोस द गेट कीपर ऑफ हेल हो सकता है, जहाँ पे तीनों सर के मुंह से एक स्वॉर्ड निकल रही है, और इवन तीनों सर भाई अपनी बॉडी से अलग भी हो सकते हैं, जिसको यूज करके शैमरॉक सेरबेरोस की बॉडी को तो वापस से स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता। लेकिन वो सेरबेरोस के सर को लोकी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, और लोकी से कहता है अगर तू इस अटैक से बच जाए तो आ जाइयो मेरे पास, तब मैं तेरा अपोनेंट बनूंगा। मतलब भाई लिटरली शैमरॉक्स भी लाइक मेरे से बात करने से पहले मेरी स्वॉर्ड से बात करवाई तू। और खुद यहाँ पे वो गुनको की एरोबर्ड को यूज करके निकल लेता है, क्योंकि उनका प्लान बस लोकी को अपने अंडर लेने का नहीं था, बल्कि पूरे एल्बाफ पे कब्जा करने का है, जिसकी शुरुआत वो एल्बाफ के बच्चों को पकड़ के करने वाला है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली बच्चे सबसे इजी टारगेट होते हैं, और जैसे ही जो बड़े लोग हैं उनको खतरे में देखेंगे वो खुद सरेंडर कर देंगे। और इसके लिए 2 लोग तो बस भाई काफी नहीं है ना, क्योंकि एक तो बच्चों को देखेगा, दूसरा अटैक करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगी उनको। तो शैमरॉक यहाँ पे गुनको से एक और गॉड्स नाइट के मेंबर को एल्बाफ में लाने के लिए कहता है, यानी कि अब एल्बाफ के अंदर 2 नहीं बल्कि 3 गॉड्स नाइट के मेंबर हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक तो भाई लिटरली उनका कैप्टन है। और अगर इस चीज के बाद भी भाई रेवोल्यूशनरी आर्मी कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो आखिर भाई कब करेंगे वो, जब पूरी वॉर खत्म हो जाएगी तब। अब तो शैंक्स की फैमिली भी रिवील हो गई है, और भाई कहना पड़ेगा शैमरॉक्स को लगता है भाई शैंक्स से स्क्रीन टाइम कुछ ज्यादा मिलने वाला है स्टोरी के अंदर, जो कि काफी हिलेरियस चीज है भाई। बट वेल जो हिलेरियस नहीं है वो है अभी भाई लोकी की हालत, क्योंकि सेरबेरोस के सर घूमते हुए भाई लोकी के टॉर्चो को टारगेट करते हैं, जो कि काफी ब्रूटल था। क्योंकि एक तो उनका शेयर साइज, और ऊपर से एक नहीं बल्कि 3 ब्लेड्स का अटैक, जहां लोकी बस उनको अपनी तरफ आता देख के चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका, जिसकी चीख पूरे अंडरवर्ल्ड में गूंजने लगी। लोकी के साथ तो यार बुरा हुआ, पर कोई ने इतनी जल्दी थोड़ी ना मरने वाला हुआ, यहाँ पे ऊपर से लूफी का ग्रुप भी आने वाला, तो उसको
बचा ही लेंगे ना। एंड वेल लूफी के ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम उसको ही देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो जायंट्स है जिनको भाई गॉड्स नाइट के मेंबर ने पेला था वो फाइनली होश में आ चुके हैं और वो उठते ही कहते कि उनको भाई रेड हेयर शैंक्स ने पेला है, जिसको सुन के लूफी तो भाई आग बबूला हो गया कि शैंक्स ऐसा कर ही नहीं सकता और वो शैंक्स से गुणगान गाने लगता कि भाई वो कितना कूल है, हॉनरेबल है वगैरह वगैरह। इवन लूफी की ऐसी बातें सुन के नामी भी थोड़ा स्माइल करने लगती है कि हाँ हाँ लूफी तुझको तो शैंक्स के ऊपर पूरा भरोसा है ना। एंड लूफी भी गुस्से में एग्री करता है और कहता कि और नहीं तो क्या, तू भी तो गुस्सा होती अगर कोई मैरी मेयर के बारे में ऐसा कहता। एंड नामी भी लाइक अबे वो बेलमेयर है। लूफी भाई अपनी पुरानी आदतें कभी नहीं छोड़ेगा, जिसको गुस्सा होते देख जायंट्स भी कहते कि फिर तो पक्का कोई शैंक्स जैसा दिखने वाला पर्सन होगा या फिर उसका भाई हो, जिसे सुन के लूफी कहता कि पता नहीं यार शैंक्स ने कभी अपनी फैमिली के बारे में बात की नहीं, और अगर उसका कोई भाई भी होगा तो वो भी भाई शैंक्स की तरह काइंड ही होगा, ऐसा यहाँ पे लूफी कहता है। और लूफी तो यहाँ पे ये तक कहता है कि फैमिली की बात हम कर ही रहे हैं तो शैंक्स बचपन से ही रॉजर पायरेट्स के साथ रहा है तो रॉजर पायरेट्स ही उसकी फैमिली है बगी को छोड़ के पर। और जैसे ही यहाँ पे रॉजर पायरेट्स को मेंशन किया गया सीन भाई उस पर्सन की तरफ शिफ्ट होता है जो भाई स्ट्रॉ हैट्स का एल्बाफ की कोच पर वेट कर रहा था, जहां अब वो ऑरेस्ट कैसल के गेट के पास आ पहुंचा है। और हम सिलोहेड से हट के उसका अटायर भी देख सकते हैं जो कि ये कंफर्म करता है कि ये वही पर्सन है जो एक कवर पेज में भाई बैठ के क्रोकस के साथ ड्रिंक्स कर रहा था। एंड वेल क्योंकि हमने इसको अब 2 बार रॉजर पायरेट से रिलेट होते हुए देख लिया है तो पॉसिबली ये पर्सन रॉजर पायरेट का एक मेंबर हो सकता है जो कि स्ट्रॉ हैट्स की एल्बाफ आर्क में काफी मदद करने वाला है। मे बी ये पर्सन स्कूपर गबान हो सकता है बट आई होप भाई ये शीकी ना निकले, नहीं तो भाई ड्रामा हो जाएगा। सो इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने से अच्छा हम आगे चलते हैं क्योंकि चैप्टर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो सीन चलता है रिप्ले और फ्रैंकी की तरफ जो कि ट्रेजर ट्री एडम को एक्सप्लोर कर रहे हैं और तभी फ्रैंकी की नजर एक ह्यूज म्यूरल पेंटिंग की तरफ पड़ती है, जिसको देख के रिप्ले कहते कि मे बी ये बस 800-900 साल पहले के बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग है जो कि अब ट्री के बार्क पे फॉसिलाइज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे एल्बाफ के कल्चरल हेरिटेज के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसका वॉइड सेंचुरी से होना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जिसे सुनकर तो यहाँ पे फ्रैंकी सरप्राइज हो गया कि ये ड्राइंग वॉइड सेंचुरी से है और कहता है कि फिर तो हमें इसे रॉबिन को दिखाना चाहिए क्योंकि वो हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानती है। और हम सीधा रॉबिन की तरफ ही चलते हैं जिसे सॉल एल्बाफ की सीक्रेट टेक्स्ट बुक हार्ले को शो करता है जिसके ऊपर वही सन का सिंबल बना है जैसा कि कुमा के प्रेइंग हॉल में था। ये हार्ले कोई मामूली बुक नहीं है बल्कि इसके अंदर 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि अलग अलग वर्ड को सिंबलाइज करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड से मेरा मतलब प्लैनेट्स नहीं था बल्कि अलग अलग टाइमलाइन से है, यानी कि चैप्टर 1 के अंदर रियल नीका, चैप्टर 2 के अंदर जॉय बॉय और चैप्टर 3 के अंदर करंट टाइमलाइन में जो भी कुछ हुआ और जो भी आगे होने वाला है सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। अब वेल ऑब्वियसली ऐसी बुक में पॉइंट टू पॉइंट बातें तो भाई नहीं लिखी होंगी ना, बल्कि सम काइंड ऑफ पोएटिक वर्सेस लिखे हुए हैं जिसको पढ़ के हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। सो देखो अगर तुमने अभी रिप्ले की बातों पे ध्यान दिया होगा तो उसने भाई म्यूरल पेंटिंग को बच्चों की ड्राइंग कहा था, बट क्या सच में ऐसा ही है? बिल्कुल भी नहीं। इस ड्राइंग को कॉम्प्रिहेंड करना उन लोगों के बस की बात ही नहीं है जिसको भाई हिस्ट्री की नॉलेज ही ना हो। उन लोगों को तो ये सब चीजें इमेजिनेटिव ही लगेंगी जो कि एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से ही आ सकती हैं। जहां फाइनली एक डबल स्प्रेड पेज में हम उस पेंटिंग को देखते हैं एंड डैम भाई इतनी सब इन्फॉर्मेशन एक ड्राइंग के थ्रू रिले करना इज जस्ट क्रेजी। जहां पेंटिंग के सेंटर में एक एडम ट्री है जो कि पेंटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जहां पॉसिबली राइट पार्ट वर्ल्ड 1 को रिप्रेजेंट करता है और वही लेफ्ट पार्ट वर्ल्ड 2 को रिप्रेजेंट करता है। सो मैं तुमको हार्ले के चैप्टर वर्सेस के साथ इस ड्राइंग को रिलेट करके बताऊंगा कि कौन सा वर्स किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। और अगर तुम मेरे साथ अभी तक इस चैप्टर की जर्नी में बने हुए तो भाई दिल थाम के बैठो और हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि ऐसा मजा भाई तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे पहले हम राइट साइड की पेंटिंग को देखते हैं जो कि वर्ड 1 को में भी रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे रॉबिन वर्ड 1 का जो चैप्टर है उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें देती है। सो वर्ड 1 की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है On earth there is a flame, mankind overtaken by desire, touched upon the forbidden sun। यानी कि यहाँ पे मे भी इस चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कैसे जो ओरिजिनल मदर फ्लेम वेपन था या फिर मदर फ्लेम है उसको यहाँ पे अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे लोग, जहाँ पे हम राइट साइड में देख भी सकते हैं कि कैसे कुछ लोग भाई अर्थ के अंदर से कुछ चीज को निकाल रहे हैं और उस एनर्जी के थ्रू पूरी सिटी को पावर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सिटी है वो काफी एडवांस टाइप की लग रही है। एंड वेल ये जो लोग है जो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मे बी वो लोग स्लेव है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेकंड लाइन है द एनस्लेव्ड प्रेड द सन गॉड अपीयर्ड, यानी कि इन लोगों ने भाई प्रे करना चालू किया जिसकी वजह से नी का अपीयर हुआ। जिसके बाद हम थर्ड वर्स पे हैं जहां पे लिखा गया है द डिएटी ऑफ अर्थ इज एनरिच्ड टुगेदर विद द सर्पेंट ऑफ हेल फ्लेम
दे एनगल्फ द वर्ल्ड विद डेथ एंड डार्कनेस, दे कांट बी मेट अगेन। यानी कि सन गॉड के अपीयर होने से जो डिएटी थी अर्थ की वो काफी गुस्सा हो गई, क्योंकि जो हर डिएटी है उनकी अलग अलग रेल्म होती है, और मे बी यहाँ पे जो अर्थ की डिएटी है वो काफी गुस्सा हो गई होगी कि उसकी अर्थ की रेल्म के ऊपर भाई सन गॉड अपीयर हुआ है, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड के टाइम पे इस अर्थ की डिएटी ने एक हेल सर्पेंट के साथ मिलके भाई सन गॉड को रोका था। और वेल ये चीज हम ड्राइंग में भी देख सकते हैं, जहां पे हमें दो मॉन्स्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से मे बी एक डिएटी ऑफ अर्थ होगा और जो दूसरा है वो है सर्पेंट ऑफ हेल फ्लेम, जिसको लेके काफी अच्छी थ्योरी वन पीस के अंदर चली आ रही है कि जो रेड लाइन है वो सर्पेंट ऑफ हेल फ्लेम ही हो सकता है, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ईमू के साथ मिलके या फिर डिएटी ऑफ अर्थ के साथ मिलके यहाँ पे नीका से फाइट करी हो, और जो पूरा वर्ल्ड है वो उस टाइम भी डिस्ट्रॉय हो गया हो, और ये जो सर्पेंट था उसने भाई पूरी रेड लाइन को कवर कर लिया हो। बट वेल ड्राइंग के अंदर बस इतना ही नहीं है, यहाँ पे हम ड्राइंग के अंदर नोआ को भी देख सकते हैं और इवन आर्क मैक्सिम को भी देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये आर्क मैक्सिम ही है या फिर भाई यूरेनस है। और अगर तुम ड्राइंग को टिल्ट करके देखोगे तो भाई ऐसा लगेगा ये जुनेशा है, जिसके ऊपर यहाँ पे ईमू है क्या भाई, जहाँ हम छोटे से फिगर को देख सकते हैं जिसके ऊपर सम काइंड ऑफ क्राउन हमें नजर आ रहा है, जो कि मे बी ईमू हो सकता है। बट वेल अब हम चलते हैं सेकंड वर्ल्ड की तरफ, जहाँ पे जॉय बॉय अपीयर हुआ था, और हम सेकंड वाली ड्राइंग को देखते हैं, जहाँ पे सेकंड वर्ल्ड के वर्स के अंदर लिखा गया है इन एम्प्टीनेस देयर इज ब्रेथ, द डिएटी ऑफ फॉरेस्ट डिस्पैच डीवन। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट का गॉड था उसने भाई डेविल फ्रूट्स को क्रिएट किया और ह्यूमन काइंड को दिया। एंड वेल आगे की लाइन है कि द सन डिड नथिंग बट स्प्रेड सीड्स ऑफ वॉर, द पीपल ऑफ द हाफ मून सॉ अ ड्रीम, द पीपल ऑफ मून सॉ अ ड्रीम। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये रिवील कर रहा है कि जो सन गॉड था भाई सेकंड वर्ल्ड के टाइम पे, यानी कि जॉय बॉय, उसने काफी बड़ी अलायंस को क्रिएट करा और एक वॉर छेड़ी थी भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जहाँ पे जो पीपल ऑफ हाफ मून है मे भी भाई ये डी क्लैन को रिप्रेजेंट कर सकता है, और जो पीपल ऑफ फुल मून है मे भी वो स्काइपियंस हो, या फिर जो मून से आए हुए लोग हैं जो बिरकन्स है वो लोग हो सकते हैं। जिसके बाद लिखा गया कि मैन बिकम गॉड्स आफ्टर स्लेइंग द सन, द डिएटी ऑफ द सी रैम्पेज, दे कांट बी मेट अगेन। यानी कि बेसिकली 20 किंगडम्स ने मिलके जॉय बॉय द सन गॉड को मार दिया और खुद भाई गॉड बन गए, यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स। जिसके बाद हमें पता है कि भाई वॉइड सेंचुरी के टाइम पे सी जो लेवल था 200 मीटर से ज्यादा बढ़ गया था, तो मे भी यहाँ पे यही चीज डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही होगी कि जो सी था वो काफी रैम्पेज में आ गई थी, या फिर यहाँ पे डिएटी ऑफ सी से किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो कहना थोड़ा मुश्किल है अभी। जहाँ पे हम लेफ्ट वाली ड्राइंग को देख भी सकते हैं, जिसके अंदर एक काफी बड़ा सा मॉन्स्टर है जिसने भाई सन को अपने हाथ में ले रखा है, जिसके नीचे ही हम अगर देखें तो भाई शिप के अंदर 5 लोग बैठे हैं जो कि मे भी गोरसे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और उनसे फाइट कर रहे हैं भाई पूरी जॉय बॉय की अलायंस, जहाँ पे हम देखते हैं जॉय बॉय को, उसके साथ एमेट को, मे बी एंशिएंट जायंट को, ड्वार्फ को, पोसाइडन जो वेपन है उसको, काफी सारे जायंट को, सी किंग को, पायरेट्स को, और इवन यहाँ पे हम समुराई को भी देखते हैं, एक अलाबास्टा का सिंबल को भी देखते हैं, और इवन यहाँ पे हम देखते हैं एक वेल को, जो कि मे बी मिंक्स ट्राइब को सिंबलाइज कर रहा हो, क्योंकि भाई जो के ऊपर हमने एक वेल जैसा सिंबल देखा था। अब ऑब्वियसली पूरी ड्राइंग को भाई कॉम्प्रिहेंड करना काफी यार डिफिकल्ट है, और एक तो जो वर्ल्ड 1 है उसके अंदर भाई काफी एडवांस टेक्नोलॉजी को हमने देखा, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड 1 था वो भाई सबसे ज्यादा एडवांस था, ना कि जो वर्ल्ड 2 था जिसके अंदर एंशिएंट किंगडम था वो भाई असल में वर्ल्ड 1 की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था। सो वेल इस पैनल को हम अच्छे से किसी एक और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं भाई थर्ड वर्ड के ऊपर, जहाँ पे क्या क्या लिखा है मैं बताता हूँ तुम लोगों को। सो थर्ड वर्ड में बेसिकली लिखा है इन केओस देयर इज वॉइड, द ट्रबल्ड शैडो रिमेंबर्स द प्रॉमिस्ड डे एंड लिसन टू द साउंड ऑफ फ्रेगमेंटेड मून। यानी कि यहाँ पे वो बेसिकली बताया जा रहा है कि कैसे भाई ईमू ने वॉइड सेंचुरी को क्रिएट करा, सारी जो हिस्ट्री की नॉलेज थी उसको इरेज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज के जो मेंबर्स है वो भाई धीरे धीरे हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, जहाँ पे जो डी क्लैन के मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे भाई जाग रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और इसी टाइम पे हंसते हुए सन गॉड भी अपीयर हो चुका है, जो कि लूफी है, जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। द सन विल रिटर्न एंड सो कम्स अ न्यू डॉन, दे विल मीट अगेन। सो वेल तुम लोग सोचोगे मीट अगेन क्या है? पहले जो वर्ड थे उनके अंदर लिखा गया था दे कांट बी मेट अगेन, लेकिन ये जो थर्ड वर्ड है उसके अंदर लिखा गया दे विल मीट अगेन। तो आखिर ये कौन लोग हैं? क्या यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है जैसे कि नीका और ईमू, या फिर ये किसी और चीज को डिपिक्ट कर रहा है? ये चीज भाई सोचना काफी क्रेजी है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन थी इस चैप्टर के अंदर जिसको भाई कॉम्प्रिहेंड भी नहीं किया सकता अभी। एंड वेल ऑब्वियसली इस चीज के ऊपर भाई बात करने को काफी कुछ होगा, काफी सारी थ्योरीज होंगी, काफी सारे डिस्कशन होंगे, लेकिन भाई इस चैप्टर रिव्यू वीडियो के अंदर वो कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर रिव्यू वीडियो है ना, थ्योरी वीडियो थोड़ी है। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।